हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2025 जो है उसकी बात करेंगे। अब ये वैकेंसी एक तरफ अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसर की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ इस वैकेंसी को लेकर के कई सारे विवाद भी खड़े हो रहे हैं। विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए, दरअसल अगर मैं कहूँ तो मुझे भी ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ मजाक भी लग रहा है। किसी यही कारण है कि मैंने थंबनेल में ऐसा लिखा भी है कि ये अपॉर्चुनिटी और मजाक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नो डाउट जो नए बच्चे हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर अगर आपको पता होगा तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसकी वैकेंसी आज से 2 साल पहले यानी कि 2023 में ही आई थी, और 2023 में यह लगभग 10,000 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसीज आई थी, और इस पर जो है वो लाखों बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। अब आप ये सोचिए कि उन लोगों के साथ तो ये मजाक ही है। मजाक इसलिए है कि जिस वैकेंसी से 10,000 बच्चों को अब तक नौकरी मिल जानी थी, अब तक वो जॉब में होते, सर्विस में होते, अब वो फिर इंतजार करेंगे और आने वाले समय के लिए जब नए बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे, नए लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर इनका एग्जाम जो है उनके साथ होगा। और एग्जाम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अलग बात है कि जो बिहार एसएससी के जो चेयरमैन साहब हैं वो उनका ये कहना है कि वो दिसंबर में इसका पेपर ले लेंगे या फिर बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। वैसे 2023 में भी यही बातें कही गई थी, फिर उसमें इतने डेट एक्सटेंड हुए थे, इतने एक्सटेंड होते गए कि कोई बात नहीं। तो जहां ये नौकरियां हो जानी थी वहां अब फॉर्म फिलअप दोबारा होगा, ठीक है। और फिर अब पता नहीं ये जो वैकेंसी है कितने दिनों तक लटकी रहेगी वापस से। तो ये जो है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2023 में इस वैकेंसी को फिल किया था, उनके लिए ये एक तरह की मानसिक यातना जैसी है। और मानसिक यातना ही नहीं, उनके साथ आर्थिक यातना का भी ये प्रश्न है। क्योंकि देखिए, अगर आपको याद होगा तो जब ये वैकेंसी 2023 में आई थी तो उस समय जो फॉर्म की जो फीस थी ना, 500-500 रुपए लेकर के जो है फॉर्म भरवाए गए थे, है ना। लेकिन वहीं पर अभी नए बच्चों के लिए यही वैकेंसीज क्या है तो 100 रुपए पर अवेलेबल है। तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि क्या बिहार सरकार जो है जिन बच्चों के 400-400 रुपए एक्स्ट्रा जो उन्होंने लिए क्या वो वापस करेंगे। खैर, पैसे ना भी वापस करे, अगर वो टाइम पर एग्जाम कंडक्ट कर ले, सही से पेपर कंडक्ट कर ले, क्योंकि अभी तो एग्जाम होना बाकी है। फिर बिहार में आपको पता है कि एग्जाम होने के बाद पेपर लीक की कितनी बड़ी समस्या है, वो एक बड़ी अलग समस्या है। तो ये सारी चीजें, समस्या जो है वो हमारे सामने उभर के आने वाली हैं। खैर, अब चूंकि ये वैकेंसी दोबारा आई है तो इसके बारे में हमें डिटेल जानना होगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इसको 2023 में भरा है। अब यहाँ पर जो है इस वैकेंसी को लेकर के कई सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि ऑलरेडी ये वैकेंसी आई हुई थी, फिर इसमें जो है पोस्ट को ऐड करके अगर आप देखें पहले 10,000 प्लस था और अब उसमें जो है 12,000 से ज्यादा वैकेंसीज ऐड करके अब इसको 23,000 से ज्यादा वैकेंसीज कर दी गई है। तो अब कई लोगों को, खास करके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको जो एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या हमें फॉर्म दोबारा भरना होगा। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है कि यहाँ पर कौन कौन से पद है यानी पोस्ट हैं, फिर उसकी सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो हमारी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहने वाली है, उम्र सीमा क्या है, जो एज है वो क्या है आपका। फिर आरक्षण और सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हर बार बच्चों के मन में रहता है और बहुत कंफ्यूज करता है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कब करें, कब बनाएं, कब का बना हुआ डालें, ठीक है। इन पर भी हम लोग बात करेंगे। और एक और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिलाओं को सर्टिफिकेट कहां से बनवाना चाहिए, ठीक है। यानी कि उनको अपने मायके से बनवाना चाहिए, अपने ससुराल वाले साइड से बनवाना चाहिए, यानी पति वाले या पिता वाले साइड से बनाना चाहिए, इसको लेकर के भी कंफ्यूजन है, ठीक है। और इस परीक्षा का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, तो ये सारे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर खड़े होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को मैंने लिया है। और ये सारे ही एक्चुअली देखो, मैं अगर आपको ये बताऊं, इन सारे सवालों का जो आंसर है वो जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, और मैं सारे ही आंसर आपको वहीं से दिखाऊंगा। मैं कोई बना बनाया आंसर नहीं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग सीधा ऑफिशियल नोटिस पे चलते हैं और इन सारे प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। और मैंने जिस तरीके से क्वेश्चंस को रखा है उसी तरीके से आपको जो है ऑफिशियल नोटिस में वो सारी बातें दिखाऊंगा।
दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी जो चयन आयोग है उसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। ये द्वितीय इंटर जो स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का ये संशोधित विज्ञापन है, जो है वो नया जो है आपका विज्ञापन है, संशोधित विज्ञापन है। अब देखिए जो पहला प्रश्न था, अभी हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, आगे बात करेंगे। यहां वैसे आपको डेट है ना दिख रहा होगा, डेट आपका है जो 15 अक्टूबर से लेकर के ये 25 नवंबर तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक डेट है, एक महीने से ज्यादा का आपके पास समय मिलेगा, ठीक है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर आता है, जो पहले बच्चों ने फॉर्म फिलअप करके रखा था इसी एडवर्टीजमेंट के लिए, ये जो एडवर्टीजमेंट संख्या ये आप देख रहे हैं ये, ठीक है, तो इसके लिए ऑलरेडी जैसा मैंने कहा कि पहले ही फॉर्म आया हुआ था, इसको रिवाइज किया गया है, ठीक है। तो अब इसके लिए देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, तो जिनके दिमाग में ये प्रश्न था कि क्या दोबारा फॉर्म फिलअप करना होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस विज्ञापन की संख्या के लिए है ना अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए, उन्हें है ना पुनः आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपने अगर पहले 2023 में फॉर्म फिलअप किया था और आपने उसके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट किए थे, क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए अलग डेट निकाली गई थी, फिर डेट को रिवाइज किया गया था, अगर आपने वो सब करके रखा हुआ, यानी कि आपने पूर्ण रूप से आवेदन किया है, तो आपको नहीं आगे वापस आवेदन करने की, वापस आपको फॉर्म फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है, ये दिमाग में डाल लीजिए। हाँ, अगर कई बच्चे ऐसे रहे हैं जिन्होंने फॉर्म तो फिलअप किया था बट बाद में जब जो कर्मचारी चयन आयोग है उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहा था, तो कई सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, तो आपका आवेदन पूरा नहीं हुआ है, तो आपको फिर से आवेदन करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये क्लैरिटी है। तो दोबारा फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे अगर आपने पूर्ण रूप से सही तरीके से पिछले 2023 में फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब वैकेंसीज की बात करेंगे। देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पद का नाम दिया हुआ है, विभाग का नाम दिया हुआ है और यहां वेतनमान। तो वेतनमान का जो रेंज है, यानी आपका सैलरी जो है वो आपका लेवल 2 से लेकर के लेवल 4, ज्यादातर लेवल 2 के वैकेंसीज हैं और कुछ वैकेंसीज जहां लेवल 3 और लेवल 4 आपको मिलेगा, यानी लेवल 4 जो है वो आपका हाईएस्ट है। कहां लेवल 4 है मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप खुद भी ये जो ऑफिशियल नोटिस है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ज्ञान सूत्रा एकेडमी के नाम से ही है, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर बढ़ते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो आपको पता होगा कि बिहार में महिलाओं के लिए तो 35% जो है वो क्षैतिज आरक्षण आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो देखिए अगर आपको कैसे समझना है कि कितने आरक्षित सीट है, तो बहुत सिंपल, ये जो ऊपर वाला चार्ट देख रहे हैं ये नॉर्मल सीट है। यहां पर मान लीजिए पहला जिसमें 15 है ना, आप देखिए जो जनरल का है, फिर अनुसूचित जाति का है, ठीक है, इस तरह से जनजाति का, यहां पर आप देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सीट है। और नीचे वाला ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ये जो सेक्शन देख रहे हैं, यहां पर आपको उन सीट्स को दिया है जो महिलाओं के लिए संरक्षित हैं। तो इन सीटों पर महिलाओं का ही सिलेक्शन होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। वैकेंसीज तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अभी हम लोग सारी चीजें देखेंगे। तो यहां पर देखिए सारे ही जो है वो आपके पद के नाम दिए गए हैं, ठीक है। उसमें किस तरह के, देखिए एक तो आपका वेतनमान क्या होगा, शैक्षणिक योग्यता, वैसे तो शैक्षणिक योग्यता बहुत क्लियर है कि आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए भाई, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि ये इंटरमीडिएट, चूंकि इंटर स्तरीय एग्जाम ही है तो इंटर आपका 12th हो जाना चाहिए, ठीक है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, यहां पर कई जगह आपको तकनीकी योग्यता और एक वांछनीय योग्यता, इसमें मैं आपको बस डिफरेंस बता देता हूं। देखिए जहां तकनीकी योग्यता है यानी ये आपको चाहिए, इसके सर्टिफिकेट्स या इसका नॉलेज जो वो चाहिए, जैसे अगर आपको पूछ रहा है कि टाइपिंग आपको आना चाहिए तो वो आपको आना चाहिए, आपको टाइपिंग का एग्जाम भी देना पड़ेगा मींस के बाद, ठीक है, तो आपको टाइपिंग के भी एग्जाम्स देने पड़ेंगे। वांछनीय क्या होता है कि ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तो इसका जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास कंप्यूटर का नॉलेज है, आप कंप्यूटर का कहीं एक अच्छे संस्थान से सर्टिफिकेट आप अपना अगर आपने कोर्स किया है तो वो आप रखिए, वो आप फॉर्म फिलअप में भी डालेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी डाल भी रखा होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है। अगर अभी जो नए लोग फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप एक अच्छे संस्थान से कंप्यूटर की डिग्री भी उम्मीद करते हैं आपने ले रखी होगी, तो वो वांछनीय, देखिए वो अनिवार्य नहीं है, वांछनीय होना अनिवार्यता का सेंस नहीं है, ठीक है, मतलब बस वो आपके पास होना चाहिए और वो हर जगह नहीं है, कहीं कहीं पर है। और कंप्यूटर या टाइपिंग की अनिवार्यता भी हर जगह नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पोस्ट के सामने लिखा हुआ है, ये आप
हर पोस्ट के हिसाब से देख लेंगे। वैसे जो फॉर्म फिलअप होगा वहां पर मैंने अभी जब फॉर्म फिलअप होने में 15 अक्टूबर से ही शुरू होने वाला है, तो मैं वहां पर ऑलरेडी आपको वीडियो बना करके कौन कौन से पोस्ट आप भर सकते हैं, जहां पर कंप्यूटर की डिग्री चाहिए ही होगी, जहां नहीं चाहिए है, कौन सा बिना उसके है, ये सारी चीजें मैं अलग से भी शेयर कर दूंगा। बट इस वीडियो में जो बेसिक चीजें हैं उसको समझते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां ज्यादातर आप लेवल 2 सारे देखेंगे, लेवल 2 की वैकेंसीज है। आप नीचे भी आएंगे तो यहां पर आपको ज्यादातर लेवल 2 की ही वैकेंसीज मिलेंगी, ठीक है। जैसे अब यहां पर आपको देखेंगे एक फाइलेरिया निरीक्षक जो है वो लेवल 4 का है, एक सहायक अनुदेशक जो है ना उसका लेवल 4 का है, ठीक है। तो यहां पर लेवल 4 के आपको कुछ पोस्ट मिल जाएंगे। फिर आप लेवल 3 का देखिए, पंचायत सचिव, बहुत फेमस एक पंचायत सीरीज भी आई है, पंचायत सचिव, उसके कारण भी बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। तो वो लेवल 3 की आपकी जॉब है, ठीक है। और इसकी वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। टोटल आप देखेंगे तो यहाँ पर 3500 वैकेंसीज हैं, जो अब बढ़ा करके कर दी गई है। पहले तो कम थी, अब 3500 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 1000 तो ऑब्वियसली महिलाओं के लिए रिजर्व है, ठीक है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से अगर आप नीचे आएंगे तो आपको सारी वैकेंसी दिखेंगी कहाँ कहाँ पर, जो जैसे लेवल 4 मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिया। ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा तो आप है ना इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पर सारे पोस्ट अभी मैं पोस्ट एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे इसी तरह से आप आएंगे तो आपको सारे ही पोस्ट और उसके सामने है ना कौन से विभाग में कितने पोस्ट हैं, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इसको डिटेल में फॉर्म भरने से पहले मैं आपको और सारे वीडियोस के थ्रू सारे ही डिटेल हर पोस्ट के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। खैर आप इस तरह से आएंगे, सबसे ज्यादा पोस्ट अगर आप देखेंगे तो निम्न वर्गीय लिपिक जो कि पंचायती राज विभाग है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। टोटल आप देखेंगे तो लगभग 8300 8298 सीट है, और जिसमें से महिलाओं के लिए रिजर्व लगभग 2800 सीट, उसमें वुमेन के लिए रिजर्व है जो 35% का आरक्षण, उनको 36 आरक्षण मिला हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो सीट इसी में है, ठीक है। अब सीधा हम लोग देखते हैं तो टोटल कितने सीट्स हैं, नीचे आ जाते हैं तो देखिए टोटल अगर आप देखेंगे तो 23,000 अभी 175 सीट जो है वो आपका कहा गया है, टेंटेटिव है, ठीक है। ये बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है आगे जाकर के, बट मोस्टली चांस बढ़ेगा घटेगा तो नहीं। जिसमें महिलाओं के लिए रिजर्व टोटल आपका जो है 7,500 के आसपास, 7,000 समथिंग देख सकते हैं आप नंबर यहाँ पर, ये महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये ध्यान में रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें एक एक करके, अब देखिए सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, तो ये आप जानते हैं कि आपके पास कम से कम क्या होना चाहिए, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका इंटरमीडिएट जो है, आपका 12th जो है या समकक्ष वो होना चाहिए, ठीक है। साथ में अगर आप देखें तो यहां पर कुछ तकनीकी और वांछनीय, जैसे हमने कहा कंप्यूटर और टाइपिंग की, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट में क्लर्कल पोस्ट है ज्यादातर, तो वहां टाइपिंग अनिवार्य है, इसलिए टाइपिंग आपको लगभग पोस्ट में टाइपिंग की आवश्यकता होगी, ठीक है। कहीं कहीं पर नहीं भी है, बट बहुत जगह पर आपको टाइपिंग की आवश्यकता होगी, तो ये ध्यान में रखिएगा। आप टाइपिंग की प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर कोर्स का, तो वो भी बहुत अच्छा होगा, कई सारे पोस्ट में आपको वो हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरक्षण। ये आरक्षण लेना है और आरक्षण मिलेगा कैसे, तो आरक्षण के लिए आपके पास होने चाहिए सर्टिफिकेट, यानी आप आरक्षित कैटेगरी में आने चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तभी आप उस कैटेगरी का फायदा उठा पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आरक्षण तब आपको मिलेगा जब आप बिहार सरकार के अंडर आते हैं, यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी पहले तो आपको आरक्षण मिलेगा। अब दूसरी बात है कि जब आप बिहार में आते हैं, अब आप किस जो है कैटेगरी में आ सकते हैं। जैसे अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति में आते हैं तो ऐसे में आपके पास क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए, जो आपको मुख्य परीक्षा के समय, देखिए जब आप अभी आवेदन करिएगा तो आपने अभी कैटेगरी ऑब्वियसली डालिएगा, तो आपको मुख्य परीक्षा के समय ये जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई मूल निवास जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। मींस के टाइम में फिर दोबारा आपका जो फॉर्म फिलअप होगा उसमें आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको ओबीसी या ईबीसी, ओबीसी के अंदर जो ईबीसी भी होती है, ठीक है, तो अगर आप ओबीसी या ईबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वाले कैटेगरी में आते हैं तो ध्यान रखेंगे आपके पास अंचल पदाधिकारी कम से कम या राजस्व पदाधिकारी जो है उस लेवल पर जो है, क्योंकि सबसे नीचे तो वही लेवल होता है, ठीक, सर्टिफिकेट निकालने के लिए, तो उस लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए ये भी आपको अभी प्री के टाइम में तो अपलोड नहीं करना है, बट यहां लिखा हुआ है आप देखिए
रखिए ये प्रमाण पत्र जो है मुख्य परीक्षा जो नॉन क्रीमी लेयर वाला जो होता है वो मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो आप अगर अभी ईबीसी या ओबीसी डालते हैं, नॉन क्रीमी लेयर डालते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अभी बहुत टाइम है, अभी तो फॉर्म भरना शुरू भी नहीं हुआ है। तो जिन लोगों के पास, अगर आप ओबीसी या ईबीसी कैटेगरी में हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है कि ये कैसे बनता है, तो आप कमेंट में जरूर आप कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको पूरा स्टेप भी बता दूंगा कि आप कैसे ये नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, इजीली बनवा सकते हैं। ठीक है, और जल्दी कम टाइम में आप बनवा सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहां पर अभी जो महिला वाली बात मैंने कही, तो आप ये देखेंगे जो विवाहित महिला है उनको लेकर के बहुत प्रश्न होता है। ठीक है, कि जो विवाहित महिला है उनका जो जाति होगा या नॉन क्रीमी लेयर होगा वो कहां से बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखना ये उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के। तो आपके ससुराल नहीं बल्कि आप उनके मायके से, यानी कि उनके जो पिता का जो स्थान है, घर है, निवास स्थान है, वहां से उनकी जाति जो है और उनका जो है वो अस्थाई पता भी वहां का ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, आप ये ध्यान में रखेंगे। तो आप जो नॉन क्रीमी लेयर या जाति वाला सर्टिफिकेट डालेंगे वो आप अपने पिता के नाम पर बनवाएंगे, नहीं कि पिता के साइड से जो आपका ब्लॉक पड़ता है वहां से आपको ये निकलवाना होगा। ठीक है, तो ये बात बहुत ध्यान में रखिएगा। और यहां बाकी वही चीजें लिखी हुई हैं कि अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो होने चाहिए। ठीक है, और उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें कही गई हैं। तो आपके पास ये सारी चीजें, यानी कि जो आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, साथ में ईबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी आप रखेंगे साथ में, क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसके बारे में हम लोग अलग से डिटेल में, अगर आपको नहीं समझ में उतना आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, मैं आपको इसके बारे में अलग से वीडियो बना करके और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कैसे बनता है ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को हम लोग देखते हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, बाकी इधर आपको देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला है यहां पर एज, अगर आप देखें तो उम्र सीमा की बात की गई है। उम्र सीमा आई थिंक कि लगभग लोगों के लिए ये जो है वो कंफर्टेबल है, क्योंकि मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम बहुत है, अगर आप देखेंगे इवन जनरल में भी 37 वर्ष मैक्सिमम है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल है। फिर अनारक्षित में जो, यानी कि कहने का मतलब जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें महिलाओं के लिए 40 वर्ष है। तो ये सारे, और इतना बहुत ज्यादा, इसके बियॉन्ड आई डोंट थिंक कि मतलब लोग कोई फॉर्म फिलअप करता भी होगा। 40 साल बहुत बड़ी उम्र हो जाती है। ठीक है, ज्यादातर लोग तो ये जो है 20 से 30 वाले रेंज में जो है उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं। इसके ऊपर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन 40 से तो बिलो ही होंगे ऑब्वियसली, और उतना आपका रहता ही है। ठीक है, तो एज क्राइटेरिया कोई इश्यू नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और इससे बियॉन्ड आपका एज है और आप अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं, ठीक है, तो आप जो है ये अपना सर्टिफिकेट इसमें डाल करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई हैं, तो ये वैसे उतना इश्यू आपका करेगा नहीं। अब आता है परीक्षा शुल्क। मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि जब 2023 में यही वैकेंसी आई थी तो उस समय 500-500 रुपए लेकर के जो है ये फॉर्म फिलअप कराया गया था। बट अभी आपको पता है कि बिहार में सारे ही एग्जाम, सारे ही वैकेंसीज का जो है प्राइस रिड्यूस करके जो है परीक्षा शुल्क मात्र जो है वो 100 रुपए कर दिया गया है। बाकी डेट आपने देखा 15 अक्टूबर से शुरू होगा और 25 नवंबर तक जो है आपका फॉर्म फिलअप चलेगा, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं परीक्षा कैसी होगी। ठीक है, परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, यानी किस तरह की जो है परीक्षा होगी, सिलेबस क्या है, वो सब चीजें। सिलेबस का एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा और वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से बुक सोर्स को आपको रेफर करना है। जो नए लोग हैं, देखिए पुराने लोग तो ऑलरेडी 2 साल से वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी उनको पता है, बट जो नए लोग हैं उनको कंफ्यूजन रहता है, तो उनके लिए मैं बहुत लिमिटेड सोर्स आपको बताऊंगा जहां से आप प्रिपेयर करिएगा और बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, खैर तो यहां पर देखिए क्या है कि आपका जो है प्रारंभिक परीक्षा होगा और फिर आपका मेंस परीक्षा भी होगा, फिर आप जहां पर कंप्यूटर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है वहां टाइपिंग टेस्ट भी होगा। तो पहले यहां पर देखिए कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, उपलब्ध रिक्तियों में जो 5 गुना संख्या के बराबर जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो जितने भी
आपकी वैकेंसी तो जितनी, मतलब जैसे कि आप अभी लगभग रफली 23,000 है, तो इसका आप 5 गुना कर देंगे तो है ना, ये लगभग 1 लाख 1.25 लाख के आसपास जो है यानी लोगों को जो है वो प्रीलिम्स पास करेंगे। बात समझ में आ रही है? 1 लाख समथिंग, 1,15,000 20,000 के आसपास बच्चे जो है वो प्रीलिम्स को पास करेंगे। ठीक है, यानी वो अब मुख्य परीक्षा मींस परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर इसके अलावा जो जब आपका मींस भी हो जाएगा, उसके बाद जहां पर आपको कंप्यूटर ये टाइपिंग टेस्ट अनिवार्य है वो देना होगा, जहां पर नहीं होगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप फिजिकल की अगर आवश्यकता होगी तो वहां पर फिजिकल भी होगा, ये सारी चीजें होंगी। देखिए यहां जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में कहा गया है कि देखिए यहां पर 3 विषय होंगे जो जनरली बिहार के एग्जाम में होता है। आपका सामान्य अध्ययन होगा, फिर सामान्य विज्ञान और गणित, यानी कि जो आपका जनरल साइंस और मैथ होता है वो रहता है 50 मार्क्स का, आपको पता है ये 50 मार्क्स का रहेगा, 50 मार्क्स का ये रहता है। मार्क्स में एक्चुअली 50 क्वेश्चन रहते हैं, मार्क्स तो यहाँ एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स आपको मिलते हैं। अब प्लस जो आपका रीजनिंग जिसको आप बोलते हैं उसके भी आपको 50, टोटल 150 जो है यानी कि 150 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न पर आपको 4 अंक दिए जाएंगे, गलत होने पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग भी है। एक प्रश्न गलत होगा तो आपका 1 नंबर कटेगा, और अगर आपका एक प्रश्न सही होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। परीक्षा की अवधि 2.25 घंटे की होगी, 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपने देखा कि 50 जनरल अवेयरनेस से, जिसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं, फिर आपका जो जनरल साइंस और रीजनिंग मैथ्स है, यानी कि साइंस और मैथ्स से 25-25 करके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर रीजनिंग से आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। अभी बिहार के लगभग एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही है, कुछ एक एग्जाम को छोड़ दें। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हाँ, यहां एक इंटरेस्टिंग बात है, ये जो परीक्षा है वो पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी आप एग्जाम हॉल में किताबें लेके जा सकते हैं, लेकिन किताबें वो लूसेंट वाली किताब नहीं या कोई और है ना घटना चक्र वाली किताब, ये सब नहीं लेके जा सकते। आप किताब ले जा सकते हैं हर विषय को लेकर के। जैसे आप यहाँ 3 सेक्शन है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये 3 सेक्शन है, तो तीनों सेक्शन में एक एक किताब आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन ये किताब या तो एनसीईआरटी या जो आपका बिहार बोर्ड होता है उसका, या आईसीएसई बोर्ड जो होता है उसके टेक्स्ट बुक होने चाहिए। बाकी ऐसे कोई गाइड या कोई अन्य नोट्स वोट्स ये नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पुस्तक तो ले जा सकते हैं आप अंदर एग्जाम हॉल में, लेकिन जो बोर्ड्स हैं यानी कि एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड या फिर आईसीएसई बोर्ड, उनकी ही किताबें आप लेकर के जा सकते हैं। फिर आपका जो है इसके बाद जो है मेंस परीक्षा, जब आपका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, आपने देखा कि 5 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए, फिर आपका मेंस होगा। ठीक है, यहां पर सिलेबस है, सिलेबस आप खुद देख लेंगे सामान्य अध्ययन में, जो सामान्य हर बिहार के एग्जाम में सिलेबस है वही है। मैं अभी यहां पर इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप ये खुद भी पढ़ लेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल जरूर पढ़िएगा, आपके लिए बहुत सारी चीजें यहां पर जानकारी, वैसे जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं तो आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, सिलेबस की अलग से बात करेंगे और उसके सोर्सेस की बात करेंगे। खैर अच्छा, क्वालिफाइंग मार्क्स आपको नहीं जानना, ये इससे आपका कोई फायदा नहीं, क्योंकि देखिए मैटर आपका कट ऑफ मार्क्स करता है। क्वालिफाइंग मार्क्स कहने का है बस, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। कट ऑफ मार्क्स जब तक आप नहीं क्रॉस करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब आते हैं ऑनलाइन की जो ये तिथि है वो आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑनलाइन देखिए ये भरने की तिथि ये 15 से शुरू होगा, है ना। अंतिम तिथि जो ऑनलाइन आवेदन की 25 तक है। हाँ, पेमेंट की जो आपका मतलब ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 तक है, लेकिन पेमेंट का जो है वो 25 तक ही है। ठीक है, क्योंकि पेमेंट पहले होता है, बाकी प्रोसेस आपका बाद में होता है। ठीक है, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो दिमाग में बार बार रहता है कि सर्टिफिकेट की कौन कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो भाई आयोग ने खुद लिख दिया है कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र यानी मार्कशीट, और आपका जो मूल प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। अगर आपने नहीं निकलवाया तो आप निकलवा लीजिए, वैसे प्रोविजनल से काम चल जाता है, बट ऑब्वियसली आपका अब अगर आपने 12th पास कर लिया तो अब आप 10th का तो निकलवा ही लेंगे मूल प्रमाण पत्र। ठीक है, फिर सिमिलरली इंटरमीडिएट का भी आपके पास मार्कशीट और जो है आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगेन अगर आपके पास नहीं है अभी, ठीक है, तो देखिए अगर जो 12th वाले अब उनका मार्कशीट तो खैर आ गया होगा। ठीक है, जिन्होंने इस साल 12th पास की है उनका तो मार्कशीट आ गया है आराम से। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं आया तो आपके पास प्रोविजनल होगा, उससे काम चल जाएगा। अगर आपका मूल प्रमाण पत्र मिल रहा हो तो आप वो भी जरूर ले लें। ठीक है, फिर वही आपका जो टाइपिंग या कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित जो है उसका कोई सर्टिफिकेट है तो वो आप अपने पास रखेंगे। अस्थाई निवास, ये भी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले भी कहा, अस्थाई निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और
क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर जो इसको बेसिकली बोलिए, तो नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आपके पास अवश्य होना चाहिए अगर आप कैटेगरी का आरक्षण का फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, बाकी ये अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र, अगर आप किसी भी तरह की दिव्यांगता है तो आपका उससे संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये अधिकतम उम्र सीमा में छूट चाहिए तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास रेडी रहने चाहिए। हाँ, कंडीशंस आपको क्लियर, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, सर्टिफिकेट को लेकर के कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो ये आपका प्रमाण पत्र को लेकर के हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है वो उतने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। ठीक है, बाकी बस वही आपको अंतिम तिथि जो है वो याद रखनी है। तो ये पूरा जो है आपका इन्फॉर्मेशन था जो इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस रखे थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कि आपका दोबारा भरना होगा तो नहीं, दोबारा नहीं भरना होगा। अगर आपने पहले पूरा भर के रखा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका पद और सैलरी, हाँ पद में मैंने आपको बताया कि लेवल 2 से लेकर के लेवल 4 तक के पद हैं। ठीक है, इसकी सैलरी है ना, आराम से अगर आप देखें तो लेवल 4 तक 50 से 60 हजार रुपए की आपकी सैलरी जो है वो रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली। आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल है, आपके पास 12th क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, कुछ स्पेसिफिक पोस्ट में कुछ और भी कंडीशन ऐड है, उससे खैर इश्यू आपको होगा नहीं। ठीक है, उम्र सीमा को लेकर के तो वैसे भी टेंशन नहीं होगी। आरक्षण और सर्टिफिकेट की बात मैंने कह दी, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करिए, सिंपल सी बात है। और महिलाओं का सर्टिफिकेट मैंने कहा कि वो आपके जो पिता हैं उनकी तरफ से बना होना चाहिए अगर आपको आरक्षण लेना है। और पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि प्री होगा, मेंस होगा, जहां पर टाइपिंग जिस पोस्ट के लिए होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, और सिलेबस को लेकर के अलग से मैं एक और वीडियो लेकर के आऊंगा जहां पर हम लोग सिलेबस की बात करेंगे और साथ में कहां से प्रिपेयर करें, सोर्सेस की भी बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। देखिए, अब जो 2030 में जो बच्चे जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था, अब क्या ही कहें, उनका दुख तो मैं समझ सकता हूं। ठीक है, लेकिन देखिए बस आप यही उम्मीद कर सकते हैं कि आयोग बस जल्दी एग्जाम ले ले। ठीक है, और जल्दी से इसका एग्जाम लेकर के इस फॉर्म को कंप्लीट करे, क्योंकि इससे पहले जो इंटर लेवल का आया था उसमें 5-6 साल 7 साल लगा दिया उन्होंने। ठीक है, जॉब देने में। इस बार बस ना हो, 2 साल तो ऑलरेडी बीत चुका है। ठीक है, अब ये दोबारा ना हो, है ना, और जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, वैसे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि इलेक्शन को लेकर के वैकेंसीज इतनी ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है, खैर बिहार के एग्जाम के प्रिपरेशन को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उससे रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जहां पर हम लोग इसके सिलेबस को, बाकी सर्टिफिकेट्स को लेकर के और एजुकेशनल कंटेंट को लेकर के मिलेंगे। आज के इस वीडियो में धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।